हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और इस बार भी 100% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर पेपर में आए तो एकदम बिल्कुल छाप देना। ठीक है, किरचॉफ का नियम। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, कंफ्यूजन आप लोगों को करेगा पेपर में। ठीक है, कंफ्यूजन ये करेगा कि इसी किरचॉफ के नियम को आपको कहेगा किरचॉफ नियम। किरचॉफ नियम, ठीक है, किरचॉफ का नियम। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे, कहेंगे कि हमने तो पढ़ा है किरचॉफ का नियम, ये किरचॉफ नियम क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये किरचॉफ नियम ही है, क्योंकि हम किरचॉफ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, किरचॉफ इस तरह से ऐसे लिखते हैं, किरचॉफ। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को यहाँ पर पढ़ा जाएगा किरचॉफ नियम या कहा जाएगा किरचॉफ। ठीक है, तो इसका देखो इंग्लिश पढ़ो क्या है, किरचॉफ ही आ रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या करता है, इसी के नाम से लिख देता है किरचॉफ का नियम, मतलब कि किरचॉफ का नियम है। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पर किरचॉफ जो नियम बना है ये क्यों बनाया गया, किरचॉफ ने नियम क्यों बनाया है। तो पीछे आपने पढ़ा था कक्षा 10 में, पिछली कक्षाओं में ओम का नियम पढ़ा था और श्रेणी और समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े गए थे उनके पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें क्या था कि कुछ ऐसे परिपथ जो सरल परिपथ होते थे, जिससे हम क्या करते थे, प्रतिरोध का मान, धारा का मान, विभव का मान हम क्या करते थे, इनके श्रेणी और समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े गए थे उसके नियम के आधार पर और ओम के नियम के आधार पर हम क्या करते थे, मान ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये आ गया कि अगर मान लो कि कुछ जटिल परिपथ हो तो वहां पर हम धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, विभव का मान कैसे ज्ञात करेंगे या प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इन सभी चीजों की समस्या उत्पन्न हुई, तो इसलिए किरचॉफ ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको कहा गया किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो किरचॉफ ने दो नियम प्रस्तावित किए। ठीक है, पहला जो नियम है वह है धारा का नियम, धारा का नियम। ठीक है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, इसी को संधि नियम भी कहते हैं। ठीक है, संधि नियम। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, दूसरा वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। ठीक है, वोल्टता का नियम इसी को कहते हैं हम लोग खंड का या बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में बोला जाएगा KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला नियम देखते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम यानी किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम ये है कि इसमें इन्होंने ये कहा कि यदि कोई एक संधि है, संधि का मतलब जहां पर ढेर सारी विद्युत धाराएं एक जगह आकर के मिल रही हों, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, संधि होता है। तो वहां पर कहा गया कि किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली, संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो ये किरचॉफ ने पहला नियम धारा के नियम में कहा है, यानी कि इसमें ये बताया कि कोई एक वैद्युत परिपथ है और उस परिपथ में जहां पर क्या होगी, सभी धाराएं एक जगह इकट्ठा हो रही हो तो वह संधि होगा। तो जहां पर संधि पर सभी धाराएं अगर मिल रही हैं तो उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो इसी चीज को अगर हम गणितीय रूप में लिखें, यहाँ पर लिखें गणितीय रूप में, गणितीय रूप में, तो गणितीय रूप में क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ लें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह एक कोई एक संधि है। ठीक है, इस संधि पर ये धाराएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कुछ धाराएं हैं जो कि संधि की ओर आ रही हैं और कुछ धाराएं क्या है, संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो जहां पर सभी धाराएं मिल रही हैं वही क्या होता है, संधि होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, संधि बोलेंगे या जंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये संधि हो गया। तो अब देख रहे हो कि अब यहाँ पर हम नेमिंग कर दें कि इसको मान लेते हैं ये धारा I1 है, ये धारा I2 है और ये धारा I3 और ये I4 और ये I5। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो चित्र में कि कुछ धाराएं संधि की ओर आ रही हैं तो कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो जो धाराएं संधि की ओर आएंगी उनको हम प्लस से लिखेंगे और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उनको हम माइनस से लिखेंगे। तो नियम यही कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना होगा कि माना किसी संधि पर I1, I2, I3 तथा I4 धाराएं एक जगह एकत्रित हो रही हैं या मिल रही हैं। ठीक है, तथा संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हो संधि की ओर कौन कौन सी धारा आ रही है, I1 जा रही है और I2 जा रही है। तो इन दोनों को हम लिखेंगे I1 प्लस I2। अब देख रहे हो जो संधि से दूर जा रहे हैं यानी कि ये देखो निकल करके अब दूर जा रहे हैं तो इनको माइनस से लिखेंगे। कौन कौन सी है, I3, I4, I5। तो ये सभी क्या होंगी, माइनस में होंगी। तो माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5। अब इसके बाद 0। ठीक है, अब इनको क्या करिए, पक्षांतर करके उधर ले जाइए। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि देख रहे हो कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होंगे, ये बराबर होंगे। यानी कि जितनी धाराएं आएंगी संधि पर उतना ही धाराएं संधि से जाएंगी। तो इसमें देख रहे हो धारा का कोई हानि नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है। तो इसलिए यह नियम कौन से नियम पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम कौन से नियम पर आधारित होगा, आवेश संरक्षण। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है कि यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये विकल्पी प्रश्न में पूछ देगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लिख देना कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक है, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो नियम है किरचॉफ का, यानी कि वोल्टता का नियम, यानी बंद पास का नियम, जिसको हम कह रहे हैं KVL। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग दूसरा नियम देखेंगे, यानी वोल्टता का नियम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद भाग के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उस भाग में कार्य करने वाले वैद्युत बलों का बीजगणितीय योग के क्या होता है, तुल्य होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे गणितीय रूप में। तो गणितीय रूप में कहा गया कि धारा और प्रतिरोध का संगत यानी कि उसका गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी I × R बराबर, फिर कहा गया कि उसमें कार्य करने वाले वैद्युत बलों का बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा E, ये क्या होता है, तुल्य होता है, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे चित्र में समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम कोई एक वैद्युत परिपथ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक हमने ले लिया वैद्युत सेल और इसके साथ में क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध। ठीक है, एक और लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है एक और। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि लगा जो प्रतिरोध है R2 है। ठीक है, इस तरह से देख रहा कि हमारा एक परिपथ है, तो इसमें नाम यहाँ पर लिख दें, इसको मान लेते हैं R1 प्रतिरोध है, ये R2 है
और ये R3 है, ठीक है। यहाँ पर E1 वैद्युत बल और ये E2 है, ठीक है। इसमें धारा की डायरेक्शन हम मान लेते हैं ये है, ये इसमें प्रवाहित R1 में प्रवाहित धारा I1 और R2 में प्रवाहित धारा क्या होगी I2 होगी, ठीक है। अब ये सभी धाराएं क्या होंगी आकर के यहाँ पे मिलेंगी, मिल करके फिर क्या होगी I1 प्लस I2 दोनों मिल जाएंगे, किस में जाएंगी R1 में R3 में जाएंगे, तो यहाँ पर प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 होगी, ठीक है। जो धारा यहाँ पर आई वही धारा इधर होगी, ठीक है। फिर यहाँ से अब क्या हो गया ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नाम इनका रखना हो तो लिख दीजिए, ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, डी ई एफ, ये हमने मान लिया, बिंदु मान लिया, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे बंद पास 1 में, ठीक है, लिखेंगे बंद पास का हो या बंद खंड का हो बात एक ही है। तो इसमें देख रहे हो कितने बंद पास है या बंद खंड है, 1 और ये 2 बंद खंड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चीज और समझ लो, बेसिक चीज है, ठीक है। बेसिक चीज ये है कि अगर हम प्रतिरोध की कंडीशन में देखें, तो मान लो कि अगर ये प्रतिरोध R है और इसमें प्रवाहित धारा I है, ठीक है। तो और हम जो डायरेक्शन मान करके चलेंगे उस हमारे चलने की दिशा, ठीक है, परिपथ में प्रवाहित जो धारा उसकी दिशा और हमारे चलने की दिशा अगर दोनों सेम है, ठीक है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होगा प्लस में होगा, ठीक है। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल प्लस में होगा। अगर यही मान लो हम उल्टा चल दें, ठीक है, इधर मान लेते हैं उल्टा अगर चल रहे हैं, ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा इधर है और हमारे चलने की दिशा इधर होगी, तो ये इसका देखकर विपरीत है, तो इसलिए यहाँ पे धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होगा माइनस में लेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। फिर अब देखिए क्या नाम वैद्युत बैटरी के कंडीशन में, ठीक है, या वैद्युत बलों की कंडीशन में अगर मान लो ये ई है, इसमें धारा जो परिपथ में जो प्रवाहित धारा आई है इस तरह से है, ठीक है, और हमारे चलने की दिशा, ठीक है, क्या है सेम है, यानी कि एक दूसरे के सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा जो ई का मान होगा वो क्या होगा प्लस में लिया जाएगा। क्यों, यहाँ पर एक चीज और देखिएगा कि अगर हम धन प्लेट से माइनस प्लेट की ओर जा रहे हैं या बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर इसका मान, ठीक है, इसका मान क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो हम बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर जा रहे हैं यानी घट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस में होगा। अगर यही विपरीत है, यानी कि अगर हम माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं यानी छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर अगर आएंगे, तो यहाँ पर ई का मान हम क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे। अगर हम बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर जाएंगे तो ई का मान हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा, नोट करना हो तो इसको कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास 1 में, ठीक है, बंद पास 1 कौन है, ए बी सी एफ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए बी सी एफ में, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, इसमें हम क्या करें अपने चलने की डायरेक्शन मान लें कोई, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज मानिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, एक डायरेक्शन हम मान करके चलेंगे अपने चलने की, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि जो परिपथ में जो R1 में जो प्रवाहित धारा की दिशा है जो I1 है वो क्या है इधर है, और हमारे चलने की भी दिशा क्या है इधर है, यानी कि परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा दोनों क्या है सेम है, तो इसलिए धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होगा प्लस में लिया जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा धारा I1 है और प्रतिरोध R1 है, तो ये प्लस में ले लिया। सेल की बात अभी करेंगे, इसको छोड़ दो, अभी लास्ट में उसको लिखेंगे क्योंकि उनको एक साइड करना है, सेल वाले को एक साइड और प्रतिरोध और धारा का जो मान है उनको एक साइड करना है, ठीक है, तो यानी कि दोनों को अलग अलग लिखना है। तो अब इधर आ जाइए, तो अब देख रहे हो कि इधर से घूम करके ये देख रहे हो छोटी प्लेट से बड़ी की प्लेट की ओर आ रहे हैं, तो इसलिए E1 का मान प्लस में। अब घूम करके हम किधर जाएंगे, इधर भी तो एक प्रतिरोध लगा R2, तो इसमें भी चलेंगे। तो अब देख रहे हो धारा की दिशा इधर है और हमारे चलने की दिशा उधर है, यानी कि विपरीत में है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल माइनस में, तो यानी कि I2 माइनस R, यानी I2 इंटू R2 माइनस में, ठीक है। अब बराबर लगा लो। अब बचा क्या है, देख रहे हो पूरा हमने बंद परिपथ में चल लिया, तो हमने कहा कि देख रहे हो हम छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर आ रहे हैं, यानी धारा का मान बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, तो इसलिए E1 का मान प्लस में। अब इसके बाद घूम करके हम क्या कर रहे हैं E2 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर, तो इसलिए ये E2 का मान माइनस में, ठीक है। तो ये बंद परिपथ है यानी बंद पास एक हो गया, ठीक है। इसी तरह से बंद पास 2 में देखिए, बंद पास 2, ठीक है,
में। बंद पास 2 में कौन सा बंद पास, उसका भी नाम लिख दीजिए यहाँ पर, कौन कौन सा है, एफ सी डी ई में। ठीक है, ये बंद पास दूसरा है। तो इधर देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हो कि हम यहीं से चलना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि इसमें प्रवाहित धारा दूसरे पर जो बंद पास है इसमें प्रवाहित धारा कौन सी है, I2 है। तो इसलिए देख रहे हो हमारे चलने की डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं I2 R2 बराबर, अभी नहीं इसको बराबर लगेंगे। ठीक है, अब देख रहे हो कि हम छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट को हरा रहे हैं, तो इसका मतलब I2 का मान किस में रखना है, प्लस में रखना है। ठीक है, तो इसको वही रखने अभी रहने दीजिए। अब इसके बाद R3 में आइए, तो R3 में देख रहे हो जो प्रवाहित धारा दोनों क्या है, I1 प्लस I2 दोनों जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में I1 प्लस I2 और ये R3 बराबर E2 का मान क्या है, प्लस में। तो इसको एक साइड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, किरचॉफ के दूसरे नियम का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।